नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा बजट सत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अधिवेशन में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता। अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र को करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरे चट्टानों की चपेट में आ जाने से 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सरदार सरोवर बांध सहित 36 जलाशयों और 25 बांधों के लिए अलर्ट जारी। दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम बारिश के आसार। मुंबई में आज सुबह से झमाझम बारिश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर सुनाएगा फैसला। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 133 लोगों की मौत। कर्फ्यू के दौरान देखते ही गोली मारने के आदेश। भारत की किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स की प्रतियोगिता के 200 मीटर रेस में जीता स्वर्ण पदक। दूसरे स्थान पर रही ज्योति याराजी। राजेश रमेश ने 400 मीटर रिले में जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। और अब विस्तार से समाचार। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। इसके अलावा सपा नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस के जयराम रमेश, डीएमके के तिरुचि शिवा समेत विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ मंथन हो रहा है। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। और अब देख लेते हैं बजट से संबंधित खबरें। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मोदी सरकार का पूरा फोकस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर रहा है। पिछले कई बजट में इसके लिए आवंटित की गई राशि में भी इजाफा किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में इसके लिए क्या सौगात देती हैं। ऊर्जा सेक्टर पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट जल्द ही आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। अगर वित्त मंत्री द्वारा फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट पर नजर डाली जाए तो साफ देखा जा सकता है कि सरकार 2070 नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए 12,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 65% अधिक है। भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार का झुकाव
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ओर है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं में प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड और जैव ईंधन संग्रह के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि शामिल थी। सनराइज प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। किसी भी तरह के इंसेंटिव्स या कोई डेडिकेटेड फंड्स या लो इंटरेस्ट स्कीम्स जो हैं वो इस एरिया में को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होंगी और ये जो गवर्नमेंट का विजन है उसको साकार करने में मदद करेंगी। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी, जिससे भारत को दुनिया की सबसे हरित देशों की श्रेणी में आने में मदद मिलेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आने वाले बजट को लेकर ब्रह्म रिसर्च फाउंडेशन के विजय पाजे को क्या उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। जो मध्यम और लघु उद्योग का क्षेत्र है, जिसे एमएसएमई कहते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज 14 मिलियन से ज़्यादा 140 लाख से भी ज़्यादा एमएसएमईज है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस पर डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जो भारत के एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 50% और नेशनल इकोनॉमी का 1/3 इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है। ये ध्यान में रखते हुए उनको जो आज मेन प्रॉब्लम है वो वर्किंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं उसका है। छोटे लघु उद्योग के लिए 45 दिन में पैसा नहीं आया तो मुश्किल हो जाती है, तो वो वर्किंग कैपिटल ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में कुछ ठोस उपाय योजना होनी चाहिए। वहीं एनआईआरसी के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने उम्मीद जताई कि आने वाले बजट में क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को फायदा पहुंचाया जा सकता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस contribute significantly to the employment and GDP. We expect from the budget to announce enhanced credit access, especially by the credit guarantee scheme with lower interest, ease of compliance for improving the MSME sector, and also expect the introduction of training session for the MSMEs for improving their skills. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई। ये अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62% अधिक रहा। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाती है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल मई 2024 में ईपीएफओ में 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। पुणे में हो रही महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेता शिरकत कर रहे हैं। एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेज़बानी कर रहा है। यह हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक ऑनरी अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायलों को एक स्थानीय निवासी भी इनमें शामिल है। करीब 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी जिसमें NDRF, DRYMF प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 यात्रियों के शव निकाले हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बने अस्थायी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अन्य यात्रियों की खोज में प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और यात्रा का रूट थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूँ। हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास गाजियाबाद और मुरादाबाद सेक्शन के बीच 20 जून को एक मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है। मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने बताया कि हम दोनों लाइनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के लिए सबसे पहले डाउन लाइन को ठीक करेंगे, इसमें 2 घंटे तक का समय लगेगा और फिर हम अप लाइन को ठीक करेंगे और इसमें 6 से 8 घंटे लगेंगे। अभी हम लोग दोनों लाइन के साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले डाउन लाइन को फिट करेंगे, उस पर ट्रेन संचालन शुरू होगा, उसके बाद अप लाइन को फिट करेंगे। डाउन लाइन पे हमें लग रहा है अभी से करीब लगभग 2 घंटे और अप लाइन पे करीब 6 से 8 घंटे और लगने का अनुमान है। अब ट्रेन में भी महिला यात्रियों को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। जी हां, पश्चिम मध्य रेल जोन का भोपाल मंडल ये पहल करने जा रहा है। इसमें ट्रेन के कोच के भीतर ही सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए कोच के अंदर एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल की जाएगी जिसकी मदद से ट्रेन के कोच के अंदर ही सैनिटरी पैड महिलाओं को मिल जाएंगे। 100 पैड की क्षमता वाली ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। हम लोग इसको रिमांचल एक्सप्रेस के डिफरेंट कोचेस में भी हम ये सैनिटरी पैड मशीन को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक
जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केरल में निपाह वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मलप्पुरम में 14 साल के एक बच्चे में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि 214 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मलप्पुरम में निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू पाने के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित SOP के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। आज से अयोध्या धाम में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में पुजारी के एंड्रॉयड फ़ोन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला किया गया है। अब रामलला के श्रृंगार से लेकर भगवान की सेवा और राग भोग में शामिल रहने वाले पुजारी और अर्चक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर रामलला के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पुजारी और सहायक पुजारी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, भगवान की सेवा, राग भोग और पूजा को लेकर बाकायदा एक सहायक पुजारी के साथ 5 अर्चकों की तैनाती कर दी गई है, जो रामलला की राग भोग सेवा और उपासना में दिए गए पहर पर उपलब्ध रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट काफ़ी दिनों से रामलला की सेवा को लेकर नियुक्त पुजारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अर्चकों को नियुक्त करने के प्रयास में है। इसी कड़ी में 20 नए अर्चक, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में पूजन अर्चन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें तैनात किया गया है। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिर में, कोई भी फोन नहीं जाएगा जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं। तो अब उनको जब मना कर दिया गया है तो बटन वाले फोन सबको दिए गए हैं, जिससे कि सिर्फ बात कर सकें, कॉल स्वीकार करें, कॉल कर सकें। तो बटन वाले फ़ोन दिए गए, क्योंकि अभी ये जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो था कि वो फ़ोन हमारे पास नहीं है, तो ट्रस्ट ने उनको प्रोवाइड कर दिए, उनको दे दिए, सभी पुजारी को मिलेगा। और हो सकता है कुछ दिनों में जो और भी लोग हैं सभी के ऊपर रोक लग जाए कि अंदर जाएंगे तो बटन का ही मोबाइल लेके जाएंगे, इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। भारतीय तट रक्षक बल ने दक्षिण गुजरात तट के मंगरौल से दूर समुद्री जहाज मोटर टैंकर झील से एक आपात चिकित्सा स्थिति के चलते लोगों को बचाया। तट रक्षक बल ने बेहद खराब मौसम में जहाज पर गिबॉन गणराज्य के एक नागरिक को नाजुक हालत में निकाला। साथ ही चालक दल के भारतीय सदस्यों को भी तबीयत खराब होने के चलते सुरक्षित पोरबंदर पहुंचाया गया। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़कने के कुछ दिन बाद कल पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लागू कर दिया और सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की। पुलिस को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंसा से अब तक कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में अशांति के बीच विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने वाले कई भारतीय, नेपाली और भूटानी छात्रों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। BSF दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने इन छात्रों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए ICP, पेट्रोपोल, LCS गेजे, कोजागांडा और महादीपुर में विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। अब तक BSF ने 572 भारतीय छात्रों, 133 नेपाली छात्रों और 4 भूटानी छात्रों की वापसी में सफलतापूर्वक सहायता की है। वहीं BSF दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता AK DIG आर्य ने पुष्टि की है कि BSF बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ लगातार संपर्क में है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था रवाना हुआ। तीर्थयात्री पवित्र स्थल के लिए रवाना हुए। बालटाल और पहलगाम यात्रा के बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे अपनी आस्था से जुड़ेंगे और आशीर्वाद लेंगे। अब तक पिछले 22 दिनों में 3,86,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है।
आज सुबह जम्मू कश्मीर से 3113 यात्रियों का एक और जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। कल शनिवार को 11,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कोंकण तथा गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा के आसार हैं। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान, सोमवार तथा मंगलवार को हिमाचल प्रदेश तथा सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश कहीं खुशी लेकर आई है तो कहीं आफत बन गई है। राजधानी मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते माया नगरी थमसी गई है। आज भी सुबह से मुंबई में बारिश हो रही है। ये बात अलग है कि आज रविवार को छुट्टी है, इसलिए दफ्तर जाने वालों की भीड़ रोज के मुकाबले कम है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश देखने को मिल सकती है। असम से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ बाढ़ के कारण जमीन के कटाव के बुरे असर को पलटने में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा है कि बोगीबील पुल बनाने के बाद यहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एरिया में नदी के किनारे यानी तट स्थिर हो गए हैं। इस कारण यहाँ की 80,000 बीघा जमीन को फिर से हासिल कर लिया गया है। इस जमीन का इस्तेमाल अब खेती किसानी के लिए किया जा सकेगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का आर्थिक तौर पर काफ़ी फायदा होगा। किरण पहल ने वर्सा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय खिलाड़ी किरण पहल ने 23.33 सेकंड में रिले पूरी की, जो कि इस साल किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किरण पहल के लिए ये जीत निश्चित रूप से उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए काफ़ी आत्मविश्वास देगी। वहीं ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 23.53 सेकंड में 200 मीटर रिले पूरी की। किरण पहल और ज्योति ये दोनों खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर रिले में हिस्सा लेंगे। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में राजेश रमेश ने 400 मीटर रिले में गोल्ड जीता। उन्होंने 45.54 सेकंड में ये लक्ष्य हासिल किया। वहीं ज्योतिका दांडी ने महिलाओं की 400 मीटर रिले में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड जीता। राजेश रमेश और ज्योतिका दांडी दोनों पेरिस ओलंपिक में 400 मीटर रिले में हिस्सा लेंगे। तीर्थ नगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हर की पैड़ी और प्रयागराज समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य का महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही 18 पुराणों और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक पहल सामने आई है। दिल्ली में द रीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस पाठक समागम का G20 शेरपा और लेखक अमिताभ कांत ने उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट।
दिल्ली में माटी ट्रस्ट द्वारा एक अनूठी और उपयोगी पहल की गई। जी हां, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माटी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से द रीडर्स कॉन्क्लेव यानी पाठक समागम का पहला संस्करण आयोजित किया गया। शनिवार को समागम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे G20 शेरपा और लेखक अमिताभ कांत ने कहा कि पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। ये आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करती है। पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में बहुत मदद करता है। और हमें इस मानसिक और आध्यात्मिक संवाद में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तो किताबों ने लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इमेजिन करवाया है और बदलाव लाया है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रसिद्ध पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने ये चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या पढ़ना है। माटी की जो बौद्धिक शक्ति है अपार है। माटी तो एक सिंबल है और माटी की जो बौद्धिक क्षमता है वह सचमुच उसका कोई था नहीं पाया जा सकता, वो अपार है। माटी के संयोजक और कॉन्क्लेव के क्यूरेटर आसिफ आजमी ने कहा कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा हम पाठकों को मूल स्रोत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। माटी एक पेड़ बन गया है। इन 7 सालों में इसके बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी डालें, मजबूत तने भी हैं और कुछ नए नवेले भी। इस 2 दिवसीय पाठक समागम में कारपोरेट प्रबंधन, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, आध्यात्मिकता से लेकर कथा साहित्य, बाल कथा और कविता तक लगभग सभी विधाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व IAS प्रकाश सिंह, राम बहादुर राय, जयशंकर गुप्ता, जितेंद्र श्रीवास्तव, HA कुरैशी, सूर्यनाथ सिंह, रणविजय, चंद्रभूषण और रुचि सिंह जैसे लेखकों की किताबों पर चर्चा होगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।